सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अरिहंत एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी की बहिर्वेधी भू-आकृतियों की या स्थलाकृतियों की जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनती है। पिछली कक्षा तक आपने पढ़ा है अंतर्वेदी भू-आकृतियाँ, जिसमें लेकोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, लोकोलिथ, शील, शीट, डाइक और स्टोक आदि सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे बहिर्वेदी भू आकृतियां, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार सतह के बाहर होता है तो शंकु का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। तो ऐसे शंकु और जो पठार निर्मित हो रहे हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके नाम हैं और किस आधार पर नाम है, ये बातें अपने आज करनी है। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बहिर्वेधी भू आकृतियां क्या है कि जब जो ज्वालामुखी लावा है उसका इरप्शन जो हो, वो कहाँ होना चाहिए, सतह के बाहर होना चाहिए। यानी कि आपके स्थल मंडल से बाहर लावा का उद्गार होना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए, तब आपको ऐसी स्थलाकृतियाँ देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला जो नाम लिखा है इसमें शिंडर शंकु, पर्वत एवं पठार वो तो बनते ही बनते हैं, तो शंकु की हम बात करें तो शिंडर शंकु का विकास होगा। शिंडर शंकु क्या है? बेथोलिथ, अच्छा यहाँ छोड़ दें एक बारी, ये तो हो चुका है अपना। हाँ जी, शिंडर शंकु की बात करें, तो शिंडर शंकु प्राय कम ऊंचाई के होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी, धूल, राख और विखंडित पदार्थ की भूमिका होती है। यानी यहाँ जो लाइन लिखी है, उस लाइन को ध्यान से पढ़ना और उसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन भी छुपी हुई है और वो इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इसमें लावा का उद्गार नहीं होता, या यूँ कह सकते हैं कि जो मेग्मा है, वो नहीं निकलता। तरल पदार्थ का कोई भी योगदान नहीं होता। यहाँ लिखा है सिंडर शंकु प्राय कम ऊंचाई के होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का ही क्या रहता है? सहयोग रहता है। सिंडर शंकु निर्माण में तरल पदार्थ का योगदान नहीं रहता, यानी कि लावा उद्गार नहीं होगा। अधिकांश सिंडर कोण का ढाल क्रेटर के सतह की ओर अवतल होता है, यानी कि इस प्रकार से जो अवतल है, कॉनकेव है, वो ढाल मिलेगा आपको, तीक्ष्ण ढाल मिलेगा तथा ढाल 30 से 45 डिग्री का होता है। जैसे मेक्सिको का जोरलो ज्वालामुखी, सान सेल्वाडोर का माउंट इज़ाल्को और फिलीपींस का केमाग्विन, या जो लुज़ेन द्वीप का ज्वालामुखी है केमाग्विन या केमग्विन, वह इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे उदाहरण भी अपने को देने होंगे। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बहिर्वेदी भू आकृतियों को समझाइए, तो आपको ना सिर्फ उनके विवरण देना है, बल्कि एक-एक उदाहरण भी उनका ज़रूर देना है। जैसे इन 3 उदाहरण में से अगर आपको एक भी याद होता है, तो भी आपका उत्तर क्या है, सैटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि एक अच्छा उत्तर आप लिख पाएँगे। नेक्स्ट अपने पास है अम्लीय लावा शंकु, एसिडिक लावा कोन। यानी कि जो लावा निकलेगा, जो मेग्मा निकलेगा, इस दौरान जो मेग्मा होगा, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी। दूसरा, उसमें जो गाढ़ापन है वो अधिक होगा, विस्कोस होगा और चिपचिपा भी वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? पेस्टी होगा और विस्कोस होगा, चिपचिपा और गाढ़ा होगा। यदि मैग्मा गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो बाहर आते ही सतह पर आएगा, आते ही शीघ्रता से ठंडा होकर जमने लगेगा। यानी कि ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगा। मतलब इसकी जो ऊँचाई है, यानी कि जो अम्लीय लावा शंकु है, उसकी ऊँचाई बढ़ती हुई नज़र आपको आएगी। देखते हैं अम्लीय लावा शंकु, जब उद्गार से निःसृत लावा अधिक गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है एवं सिलिका की मात्रा उसमें क्या हो, अधिक हो, तो जैसे ही लावा धरातल पर प्रकट होता है, उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसे स्ट्रोम्बोली प्रकार का शंकु भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यूनियन द्वीप के ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का, आदि इसके क्या है, उदाहरण है। ऐसे ही फ्रांस का पाइडी डोम, तो डोम से स्पष्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि अब ये डायग्राम है सर, हम डायग्राम कैसे बनाएँ? क्योंकि आपको रेखाचित्र की सहायता से समझाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि जो शंकु हैं, जो क्रेटर की हम बात कर रहे हैं, उनकी एक बेसिक आकृति या बेसिक बनावट तो यही रहने वाली, कि ये आपने शंकु बनाया है, यहाँ आप मैग्मा चैम्बर बनाएँगे, तो बेसिक आकृति यही है। अब जो विशेषताएँ आपको याद है, वही आपको इस शंकु के ऊपर लिखनी है। लाइक कि हम सिंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं लावा रहित है, यहाँ लावा नहीं निकलेगा, लावा रहित है। सिंडर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ थोड़े बहुत क्या है, धूल कण है, पाइरोक्लास्ट है, मिट्टी या ये सब कण आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि लावा का उद्गार नहीं होना चाहिए और ऊंचाई हमने बोला था क्या है, कम ऊंचाई है। तो ये आपका सिंडर शंकु हो गया। इसी तरह से अगर अम्लीय लावा शंकु बनाना हो, तो आप लिखेंगे, एक वापस से क्रेटर का विकास करेंगे, एक शंकु का विकास करेंगे और शंकु के विकास के बाद ये मैग्मा चैम्बर है, ये वेंट है, ये तो
अपने को पता है। इसके बाद जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे अत्यंत चिपचिपा एवं गाढ़ा लावा। फिर लिखेंगे सिलिका की मात्रा अधिक, सिलिका की मात्रा अधिक। और जो लावा होगा उसको यहीं पर जमाते हुए आप जब रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ जमाव, लावा का जमाव या शीघ्रता से लावा का जमाव। तो इससे क्या होगा कि जो आपने थ्योरी लिखी है वही आपने डायग्राम में भी ढाल दी। तो डायग्राम समझने वाला व्यक्ति उसको समझ आ जाएगा कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि डायग्राम कैसे बनाने हैं इस टॉपिक के दौरान। नेक्स्ट है पेठिक लावा शंकु या क्षारीय लावा शंकु, और थोड़ा-सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना कि पता लगे कि आप क्षारीय लावा शंकु को बहुत ऊपर ऊँचाई वाला बना रहे हैं और वहीं जो अपना अ, अम्लीय लावा शंकु है उसको बहुत ही ज़्यादा छोटा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऊँचा है उसको ऊँचा बनाना है, जो नीचा है उसको छोटा ही रखना है। क्लियर है? बात करेंगे पेठिक लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु या शील्ड शंकु इसको कहेंगे। तो अब आपको पता है कि पेठिक आपसे कहेंगे तो आप समझ जाएँगे, बेसिक कहेंगे तो आप समझ जाएँगे, क्षारीय कहेंगे तो आप समझ जाएँगे, लेकिन आपसे पूछेगा शील्ड शंकु क्या है? एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, शील्ड शंकु को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो परिभाषित क्या करेंगे कि इस प्रकार के शंकु में लावा जो निकलेगा अत्यंत पतला होगा और हल्का होगा। पतला है, हल्का है तथा सिलिका की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। तो ये फैलने के बाद जमता है। कहाँ फैलेगा? अधिक दूर तक ये फैलेगा। जैसे उद्गार होगा तो लंबी दूरी तय करके फैलेगा, उसके बाद ये क्या करने लगेगा? जमना शुरू करेगा। तो यही ध्यान रखना है, इसलिए ये क्या होंगे? कम ऊँचे होंगे, लेकिन ये लंबा स्थान पर विकसित होंगे। एक लंबा एरिया ये क्या करेंगे? एक्वायर कर लेंगे, घेर लेंगे। इसी को हम कहते हैं क्षारीय लावा शंकु। तो फिर से आपको एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम में थोड़ा-सा ध्यान रखना कि आपको एक पठार या डोमनुमा संरचना का विकास करना होगा। आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि लावा अत्यंत पतला है, लेयर्स उसकी जमेगी लेकिन लंबी दूरी तक जाकर जमेगी। इस प्रकार के शंकु को हवानातुल्य शंकु भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। उदाहरण हवाई द्वीप के मोना लोवा ज्वालामुखी क्या है? इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी। नेक्स्ट है मिश्रित शंकु। सबसे कठिन या सबसे ऊंचा जो शंकु है वो कौन-सा है? मिश्रित शंकु है, यानी कि कंपोजिट षटकोण इसको हम कहेंगे। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपके पास मैग्मा चैम्बर है, क्रस्ट है और ये बहुत सारी लावा की लेयर्स है, जिसके अंदर पाइरोक्लास्ट भी होंगे, विखंडित पदार्थ भी होंगे। जैसे लेपिली हो गया, जैसे स्कोरिया हो गया, जैसे आपके ब्रेशिया हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें निकलेगी। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और बहुत ही ज़्यादा ऊँचे हो जाएँगे। ये शंकु सभी प्रकार के शंकुओं में क्या होंगे? ऊँचे होते हैं। निर्माण विभिन्न प्रकार के मिश्रित ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः परत के रूप में जमा होने से होते हैं, यानी कि परतदार परत इनका जमाव होता रहेगा। इन्हें परतदार शंकु या स्ट्रेटोकोन भी कहा जाता है। तो अब यही बात आपको ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा, तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कंपोजिट कोन के बारे में, वो पूछेगा स्ट्रेटोकोन के बारे में बताओ। क्योंकि ये जो सिमिलर शब्दावलियाँ हैं, ये इनके जो अन्य नाम हैं, इनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हम लोग कंपोजिट पढ़ते हैं, कंपोजिट माइंड में आ जाता है हमारे, लेकिन जैसे स्ट्रेटो नाम आता है तो हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं आ पाती। इसको ध्यान रखना, स्ट्रेटो शंकु क्या होंगे? जो परतदार हैं, जो कंपोजिट हैं, वही क्या है? स्ट्रेटो कोण है, हमारे पास स्ट्रेटो शंकु है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी प्रकार के हैं, यानी कि जितने भी विश्व के एजोस, डेल, सलाडो हो, कोटोपेक्सी हो, सिमरेजो हो, ये सभी के सभी ज्वालामुखी जो है किस प्रकार के? मिश्रित ज्वालामुखी ही या मिश्रित कोण इनका है। उदाहरण के लिए इटली का वेसुवियस, सिसिली एटना, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयान, संयुक्त अमेरिका का शास्ता, रेनियर और हुड। ये सभी ज्वालामुखी जो है ऊंचे ज्वालामुखियों में शामिल है और विश्व के सबसे ऊंचे में शामिल ज्वालामुखी होने के साथ ये मिश्रित कोण का विकास करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा मिश्रित कोण क्या है, मिश्रित कोण की बातें क्या है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अपने पास है परिपोषित शंकु, यानी कि पैरासाइट कोन। होता क्या है अमूमन, ये डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जब इस डायग्राम को बनाओगे, तो आप यहाँ लिख देंगे कि अत्यंत ऊँचा, अत्यंत ऊँचा विखंडित पदार्थों का जमाव, विखंडित पदार्थों का जमाव। तो ये जब लिखेंगे तो हमारा जो कोण है, वो हम सैटिस्फाई करवा देंगे कि हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ये हमारे पास कोण। अब होता क्या है कि हमने ये पढ़ा कि जो कोण है
जो मिश्रित कंपोजिट कोण है वो काफ़ी ऊँचा हो गया, काफ़ी विस्तृत हो चुका है, काफ़ी ऊपर चला गया, चाहे वो अम्लीय भी हो तो ऊपर जाएगा। इस दौरान होगा क्या कि भई एक बार ये मैग्मा निकल गया, लेकिन जब सेकंड टाइम निकलने की कोशिश करेगा तो मैग्मा पूरा ऊपर तक पहुँच नहीं पाएगा। जब मैग्मा पूरा ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो मैग्मा क्या करेगा, दरारों के सहारे साइड से निकलने की कोशिश करना शुरू करेगा। तो यानी कि दरार विकसित होगी, कोई न कोई उस दरार के माध्यम से क्या करेगा, निकलना शुरू करेगा। और जैसे ही उस सब दरार के सहारे या सब नली के सहारे निकलना शुरू करेगा, तो वहाँ भी क्या करेगा, एक क्रेटर का विकास करेगा। यानी कि एक मुख्य क्रेटर ये था, एक मुख्य कोण था, उसके ऊपर एक सब क्रेटर बन गया, सब कोण बन गया, छोटा कोण बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं, और ऐसा ही आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। देखें कि अपने पास आप खुद देखेंगे कि सबसे पहले ये जो ऊपर है, ये जो जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, आप खुद देखें कि ये तो आपका मुख्य कोण है, मुख्य शंकु है। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, आपकी सब नली हो जाएगी और उससे निकलने वाला ये क्या हो जाएगा, आपके कोण निकल जाएगा, जिसको हम परिपोषित शंकु का उदाहरण या परिपोषित शंकु कहते हैं। क्लियर है? जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, तो उसमें फटन हो जाने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा तो वापस फटन होगी। तो उस फटन हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य नली में छोटी-छोटी उप शाखाएँ निकल जाती है। यानी कि पूरा ज्वालामुखी ऊपर नहीं जाएगा और बहुत सारी छोटी-छोटी नलिकाएँ निकल आएँगी। मुख्य शंकु के निचले भागों पर इन उपनलियों से लावा आदि पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं तथा मुख्य शंकु पर छोटे-छोटे अन्य शंकु का आविर्भाव होता है या निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम परिपोषित शंकु की संज्ञा देंगे। उदाहरण के लिए यूएसए का माउंट शास्ता। तो माउंट जो शास्ता है वो मिश्रित भी है और साथ-साथ में आप कहेंगे किस प्रकार का है, परिपोषित शंकु का भी उदाहरण वह रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है शंकु में शंकु या घोंसलादार शंकु, काफ़ी इंपोर्टेंट है। इसके लिए एक कंडीशन है, वो होना अति आवश्यक है। कंडीशन ये है कि जब फर्स्ट टाइम उद्गार हो तो बहुत तीव्र हो, लेकिन उसके बाद जब उद्गार हो, तो वो उद्गार पहले वाले की तुलना में क्या होने चाहिए, अपेक्षाकृत कम तीव्र होने चाहिए, कम विस्फोटक होने चाहिए। ऐसे कंडीशन में घोंसले के अंदर यानी कि शंकु के अंदर शंकु का विकास होता है, जिसको हम घोंसलादार शंकु कहते हैं। होता क्या है, अमूमन सबसे पहले आपको वेरी फर्स्ट टाइम जो उद्गार हुआ, उस फर्स्ट टाइम में इस क्रेटर का विकास होगा। क्रेटर नंबर ए लिख देते हैं अपने इसको, क्रेटर नंबर ए का विकास हुआ। लेकिन जब सेकंड टाइम इरप्शन हुआ, सेकंड टाइम उद्गार हुआ, तो उतनी तीव्रता से नहीं हुआ जितनी फर्स्ट टाइम हुआ, थोड़ा-सा कम हुआ और लावा के द्वारा इसकी जो परतें हैं उसको ढक दिया गया। तो हुआ क्या है कि इस शंकु के अंदर फिर से एक शंकु का विकास हो गया है और शंकु के अंदर शंकु का विकास होने के कारण आप देखेंगे कि इसको हम कहेंगे बी, या सेकंड टाइम जब इरप्शन हो रहा है और थर्ड टाइम जब इरप्शन हो रहा है तो तीसरा और भी ज़्यादा कम हो रहा है, तो इसको हम कह देंगे शंकु नंबर सी। तो ये अपना हो जाएगा क्या, क्रेटर नंबर सी। यानी कि आपका जो उद्गार है वो धीरे-धीरे कम होना चाहिए। यदि इस दौरान उद्गार तीव्र हो जाए, तो फिर ये घोंसले नहीं रहेंगे, ये घोंसलों के परखच्चे भी उड़ जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात। जब कभी ज्वालामुखी के क्रेटर का पर्याप्त विस्तार हो जाता है तथा उन्हें जब ज्वालामुखी का उद्गार छोटे पैमाने पर होता है, तो क्रेटर के अंदर कई शंकु बन जाते हैं और इस प्रकार की आकृति को घोंसलादार शंकु कहते हैं। उदाहरण के लिए माउंट ताल जो फिलीपींस में है, जिसमें 3 क्रेटर थे। विसुवियस जो इटली में है, उसमें भी 3 क्रेटर थे, यानी कि घोंसलेदार क्रेटर का विकास हुआ था और एटना जो इटली का, उसमें 2 क्रेटर। इस प्रकार के क्रेटर के निर्माण के लिए आवश्यक यह है कि बाद वाले उद्गार की तीव्रता क्रमशः कम होनी चाहिए। तो ये एक अनिवार्यता है घोंसलेदार शंकु निर्माण के लिए। नेक्स्ट है लावा गुंबद, लावा डोम। ये आपको एक इमेज दिख रही होगी। लावा गुंबद क्या होगा कि जब शील्ड शंकु का रूप होता है, ये मुख्यतः किसका रूप होगा, शील्ड शंकु का, यानी कि एक क्षारीय लावा शंकु ही है, लेकिन गुंबद शंकु से विस्तृत होता है, यानी कि जो गुंबद है वह क्षारीय लावा शंकु से थोड़ा बड़ा होगा। लावा गुंबद का निर्माण ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के जमाव से होता है। ये हमारे मुख्य वेंट होगा, ज्वालामुखी छिद्र होगा और इसके पूरे आर-पार इर्द-गिर्द आप देखोगे लावा का क्या हो गया है, जमाव हो गया है। तो इसको कहते हैं लावा गुंबद। क्लियर हो गई बात? अब लावा गुंबद जब जम गया, यानी कि धीरे-धीरे ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं, यानी कि ज्वालामुखी अब क्या हो चुका है, शांत कंपोजिट ज्वालामुखी था, शांत हो चुका है। उनकी नली या छिद्र ठोस लावा से भर जाते हैं। ठीक है? ये बात भी हमें समझ आ रही है कि उनकी जो नली है, उसके अंदर लावा जम गया है और ठोस हो गया है, क्रिस्टलीकरण हो गया है उसका। जब शंकु अपरदन द्वारा नष्ट हो जाता है, तो नली में जमा डॉट प्लग दीवार की तरह दिखाई पड़ता है। इसे ज्वालामुखी गिरवा वोल्केनिक नेक भी कहा जाता है।
यानी कि हुआ क्या होगा उस प्रोसेस को थोड़ा-सा समझें कि पहले तो एक गुंबद का विकास हुआ। ये जो आपको गुंबद दिख रहा है, उसका पहले विकास हुआ है, ठीक है? देखें, पहले तो किसका विकास हुआ है? इस गुंबद का विकास हुआ। अब ये जो आस-पास की दीवारें जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दीवारों के ऊपर क्या लगेगा? अपक्षय अपर्दन जो प्रोसेस है वो लगेगा या यूँ कह सकते हैं डेनुडेशन प्रोसेस लगेगा। और उस डेन्यूटेशन प्रोसेस के कारण क्या होने वाला है, यहाँ ये सारी की सारी टूट जाएँगी और बीच में जो गुंबद है क्योंकि क्रिस्टल से बनी है वो तो वो मजबूत है, वो टूटेगा नहीं। तब स्थिति कैसी हो जाएगी कि बीच में तो एक आपको प्लग सा दिखाई देगा जैसे कॉर्क होता है बोतल के ऊपर लगा हुआ और आस-पास में जो है वो उसका विखंडन हो चुका होगा। तो एक ग्रीवा की तरह दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं लावा डॉट इसको हम कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। जैसे कहाँ मिलेगा? उदाहरण में कैलिफोर्निया, लासेक पीक और न्यू मेक्सिको में शिप्राक ज्वालामुखी जो डायट्रेम का उदाहरण है, ये आपसे देखने के लिए मिलेगा। जो ज्वालामुखी छिद्र ब्रेशिया से भर जाता है, तो ये जो शिप्राक है, ये उस कंडीशन का उदाहरण है जब डोम नहीं है, ब्रेशिया से क्या हुआ है ज्वालामुखी का मुख भर गया है। तो ये कुछ आपके बाह्य आकृतियों की हमने बात करी है। अब आप कहेंगे सर हमने पठार नहीं पढ़े, विश्व के प्रमुख पठार हैं, कोलंबिया का पठार हो गया, रत्न लावा पठार हो गया, ऐसे जो पठार है जो हमारे लावा से निर्मित है। इस ब्राज़ील का पठार हो गया। तो ये जो पठार है, ये हम पठार वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निर्मित वो वहाँ कवर हो जाएँगे। ऐसे पर्वतों की बात करें तो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, तो उनको भी हम वहीं पर पर्वतों में हम पढ़ लेंगे। तो आगे आपको पता है कि हमें जो आपके भू आकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल वो पढ़ना है, तो वो चीज़ें वहीं पर कवर हो जाएगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी भी पूछता है और आरपीएससी भी पूछ रहा है कि ज्वालामुखी के विश्व वितरण को समझाइए। अब ज्वालामुखी जो है, वो किसी भी स्थान पे मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। ज्वालामुखी कहाँ मिलेगी? या तो अपसारी गति के किनारे या अभिसारी सिम्प्लेट सीमांतों के सहारे मिलेगी या मिलेगी संरक्षित सीमांतों के सहारे। संरक्षित में नहीं मिलती अमूमन, किसी दरार के सहारे मिल जाएगी या भूगर्भ में कोई मैग्मा या मैग्मा चैम्बर होगा और जैसे ही दरार उसके ऊपर आएगी, तो फिर वहाँ से क्या होगा ज्वालामुखी का उद्वेलन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऑल ओवर बात करें, तो यहाँ गति का एक महत्वपूर्ण रोल है, प्लेट सीमांतों का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहले बात ये है कि इन क्षेत्रों के बारे में हमें पता कैसे लगा? तो इन क्षेत्रों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, वो है प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इतना विस्तृत रूप से क्यों किया था। क्योंकि अब आपसे कह दें कि ज्वालामुखी के उद्गार की प्रोसेस को प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के माध्यम से समझाइए, तो मेरे ख्याल से आप पूरे-पूरे एबल हो चुके हैं कि आप उस चीज़ को समझाएँ विद डायग्राम्स। ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं विश्व वितरण की, तो 4 पेटियों में मुख्यतः ज्वालामुखी को विभाजित किया जाता है, विश्व वितरण है, सबसे पहला है परिप्रशांत पेटी, जिसको हम अग्निवलय के रूप में भी जानते हैं। तो एक डायग्राम छोटा-सा आपको दिख रहा होगा, जो अंटार्कटिका के अरेबस से शुरू होगा और पूरा का पूरा ये एक वलय रूप धारण करते हुए साथ में यहाँ किससे मिलेगा? मध्य महाद्वीपीय पेटी से भी ये मिल जाएगी। दूसरी जो पेटी दिखेगी आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी दिखेगी, जो इस प्रकार से और आगे जाकर वो किससे मिल जाएगी? परिप्रशांत पेटी से मिल जाएगी। तीसरी जो पेटी दिखेगी वो दिखेगी आपको मध्य अटलांटिक पेटी जो कि एस अक्षर के समान आपको दिखाई देगी। बुबेट द्वीप से लेकर आइसलैंड द्वीप तक विस्तृत है और मध्यवर्ती कटकों का विकास होता है। अब सारी रचनात्मक सीमांत यहाँ देखने के लिए मिलेगी। और चौथी जो पेटियाँ दिखेगी वो मिलेगी आपको मध्यवर्ती इलाकों में जैसे हवाई द्वीप में मिल जाएगी और अफ्रीकी भ्रंश घाटी की पेटी जो है वो हो जाएगी। अंतरा प्लेट्स बेल्ट इसको कहा जाता है। क्लियर होगी बात? अब 4 भागों में हमने बाँटा है परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। ये 4 भाग हमने पढ़े हैं। लेकिन इनकी जानकारी हमें मिली कैसे? तो एक छोटा-सा एक खाका उसका हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में ज्वालामुखियों के विश्व वितरण का विवेचन प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट सीमांतों के सहारे किया जाता है। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसको यदि आपने पढ़ा है, तो आप आसानी से ज्वालामुखी के उद्गार, उद्वेलन इन सब की व्याख्या कर सकते हैं, चाहे वो दरारी हो या वो केंद्रीय उद्गार हो, दोनों की व्याख्या हो जाएगी। विश्व के लगभग 15% ज्वालामुखी, यहाँ ध्यान देना, पॉइंट नोट करना कि 15% ऑफ टोटल वोल्केनो जो है, वो किसके किनारे हैं? रचनात्मक क्रिएटिव प्लेट सीमांत के किनारे हैं। इसी तरह से लगभग 80% ज्वालामुखी किसके किनारे हैं? विनाशी प्लेट सीमांतों के सहारे यानी कि अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे निर्मित है। और जो 5% है वो कुछ अन्य हॉटस्पॉट के किनारे हो जाएँगे, हॉटस्पॉट के कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है, वो हो जाएँगे, कुछ दरारी उद्गार होता है, जो हमारे अंतरा प्लेट में होता है, वो आपका हो जाएगा, तो कुछ एक उस प्रकार के ज्वालामुखी है। यानी कि मेजरली ज्वालामुखी कहाँ मिलेंगे आपको? विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भाग में भी होता है, जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, अफ्रीका की भूमध्य घाटी के ज्वालामुखी। ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है।
सबसे पहले हम बात करेंगे परिप्रशांत मेखला की अग्निवलय की। क्या है अग्निवलय? क्या है परिप्रशांत मेखला? तो विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों यानी कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटीय भागों द्वीपीय चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। अब मैं एक लाइन जो आगे रीड करने वाला हूँ, आप कहेंगे रीड कर रहे हैं सर तो। जी, यूट्यूब पे ऐसे ही चलता है। तो देखें, यह श्रृंखला अंटार्कटिका महाद्वीप के अरेबस पर्वत से शुरू होकर यानी कि एक पर्वत है जिसका नाम है अरेबस, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। इससे शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वतमाला के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके अलास्का तक पहुंचती है। पहला पॉइंट क्या बन रहा है कि इसको आपने शुरू कहाँ से करना है, डायग्राम भी अपने पास है। यहाँ अरेबस है, जो अंटार्कटिका है उसमें यहाँ अरेबस है। अरेबस अपन ने ऊपर बनाया है ताकि आपको दिखे। तो अरेबस से शुरू होकर ये कहाँ जाएगी? दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भागों से होते हुए एंडीज तथा उत्तरी अमेरिका की रॉकीज होते हुए अलास्का तक जाती है। समझ में आ गई बात? फिर आगे अलास्का से दक्षिण में मुड़कर कहाँ? जापान और जापान द्वीप समूह तथा अपना जो फिलीपींस द्वीप समूह से होते हुए जो पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। ठीक है? ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो रहने वाला है किसका? परिप्रशांत मेखला का रहने वाला है। फिर से देख लें कि अरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वतमाला की ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके अलास्का तक पहुंचती है। और अलास्का तट से यह श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भाग के सहारे जापान द्वीप समूह तथा फिलीपींस द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी मेखला में स्थित है। विश्व के समूह में पाए जाने वाले ज्वालामुखियों इक्वाडोर को ज्वालामुखी विश्व प्रसिद्ध है, जो कि 22 मुख्य ज्वालामुखी पर्वत समूह के रूप में पाए जाते हैं। ये सारी बातें किसके? परिप्रशांत मेखला की है। फिर से अपने दोहरा लेते हैं कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो है इसी मेखला में पाए जाते हैं। अभिसारी गति का क्षेत्र है ये। प्रशांत के दोनों तटवर्ती एरिया में मिलेंगे। अरेबस से शुरू होगा, एंडीज, रॉकीज, अलास्का, जापान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह जो आर्किपिएलागो वगैरह है वो सब, और साथ-साथ में आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी से ये मिल जाएगी। तो ये एक ड्रो है, माइंड मैप है कि जिसके मध्य आप देख सकते हैं कि ये जो ज्वालामुखी की वलय बन रही है, एक अग्नि वलय जिसको हम कहेंगे, रिंग ऑफ फायर का। प्रमुख ज्वालामुखी की इसकी बात करें तो प्रमुख ज्वालामुखी में यूएसए में है शास्ता, रेनियर, हुड, या आप इसी के अनुसार शुरू करें तो सबसे पहले अरेबस और टेरेट जो अंटार्कटिका की प्रमुख ज्वालामुखी है। इसके बाद हम बात करें दक्षिण अमेरिका की तो अर्जेंटीना का एकांकागुआ और एजोस डेल सलाडो जो चिली अर्जेंटीना सीमा पर है और विश्व का सबसे ऊंचा वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर है चिम्ब्रेजो कोटोपैक्सी कहाँ के? इक्वाडोर के। यूएसए की बात करें तो शास्ता, हुड और रेनियर, ये जो लोकेशन है ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। उत्तर से दक्षिण कभी व्यवस्थित करने के लिए पूछा नहीं गया है, लेकिन यदि कभी पूछ ले तो थोड़ा सा अवेयर रहना क्योंकि यूपीएससी और आरपीएससी इसी के ऊपर चलता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर सोचें, मान लें कि आपके जो रेनियर, हुड और शास्ता है तीनों में एक साथ ही उद्गार हो जाए। अब शास्ता जो है वो एक प्रकार का क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इन तीनों में मान लेते हैं एक साथ ही जब उद्वेलन होगा तो आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। निश्चित है ये बात। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? इसके बाद आप जाएंगे अलास्का द्वीप समूह में, अलास्का में, ठीक है, यहाँ धूम्र घाटियां भी आपको मिलेगी। फिर है कमचटका प्रायद्वीप या कमचटका ज्वालामुखी जो कि रूस में है। फिर जापान की फुजियामा और फुकुयामा, अब माउंट फूजी भी कहते हैं उसको। फिलीपींस की माउंट पिनाटुबो, माउंट ताल और माउंट मेयार, नाम याद होने चाहिए। पिनाटुबो, माउंट ताल, माउंट मेयार किस देश के हैं? फिलीपींस की है। किस रिंग से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर से संबंधित है या परिप्रशांत मेखला से संबंधित है? ये प्रमुख यहाँ की ज्वालामुखी। एक बार फिर से देख लें। शास्ता रूर हुड यूएसए के, इक्वाडोर के कोटोपेक्सी चिम्ब्रेजो, जापान का फुकुयामा फ्यूजियामा, फिलीपींस के मेयान, माउंट ताल और पिनाटोबो, रूस का कमचटका, अर्जेंटीना का एकांका गुआ, अजोस डेल सेलाडो चिली अर्जेंटीना सीमा पर मिलेगा, चिम्ब्रेजो कोटोपेक्सी इक्वाडोर के। अब जब आप पर्वत पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पर्वत पढ़ेंगे तो वहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें
एक तरफ पर्वत का नाम होगा, दूसरी तरफ आपके महाद्वीप लिखा होगा, एक तरफ पर्वत का नाम होगा, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश लिखे होंगे। तो वो अपने को यहाँ से भी क्लियर कर लेने हैं कि ये सभी ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी कोण है, ज्वालामुखी शंकु है और ये बनने वाले पर्वत जो है एक निश्चित स्थान इक्वाडोर में है, तो वो अपने को ध्यान रखना है कोटोपैक्सी कहाँ इक्वाडोर में है। और ये ध्यान रखना कि आरपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है किलिमंजारो। वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एल्ब्रूज, किलिमंजारो ये बार-बार आते हैं। लेकिन अब फेवरेट है यानी कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्योंकि आरपीएससी क्या कर रही है पूरा का पूरा एकदम अ, होम वर्क कर रही है और वो देख रही है कि कैसे प्रश्न मैंने दिए हैं, वो तो अब दूँगा नहीं और नेक्स्ट जो है वो अपने एक स्टेप आगे बढ़ के देखें। अगली जो पैटिक है वो है मध्य महाद्वीपीय पैटिक, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। पहले तो इस पैटिक को देखें। यहाँ आपको पता है कि ये सारी की सारी प्लेट जो है ऊपर वाली ये यूरेशियन प्लेट है। कौन-सी प्लेट है ये? ये यूरेशियन प्लेट है। इधर आप देखेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो जाएगी। ये आपकी अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी। यानी कि फिर से मैं आपसे यही दोहरा रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ, ये भी कैसे सीमांत है? अभिसारी प्लेट सीमांत है क्योंकि दोनों प्लेटों का क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, आमने-सामने गति हो रही है। तो मध्य महाद्वीपीय यानी कि अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में इस पेटी का विकास हुआ है, जहाँ पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति आपने देखी हुई है, अभिसारी प्लेट सीमांत देखे हुए हैं। तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा? कैनारी आइसलैंड से होगा। इस कैनारी आइसलैंड से लेकर ये हमारे भूमध्य सागर से होते हुए, हिमालय से होते हुए और पूर्व में जाकर किससे मिल जाएगी? तो परिप्रशांत मेखला से मिलने वाली। क्लियर है? भूमध्य सागर हो गया, ईरान हो गया, ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाएँगे। इसके कुछ प्रमुख ज्वालामुखी की अगर हम बात कर लें कि कौन-कौन से ज्वालामुखी यहाँ आपको प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा सबसे पहले आप इटली के ज्वालामुखी अब जैसे कनारी आइसलैंड ये खुद ज्वालामुखी है। इसके बाद इटली का वेसुवियस हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया और एटना हो गया। वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली और एटना और स्ट्रोम्बोली को हम कहते भी हैं क्या? प्रकाश ध्रुव किसका? भूमध्य सागर का। इसके बाद अरारात हो गया, अर्मेनिया का अरारात हो गया, कभी-कभी इसको इजिप्ट में भी शामिल किया जाता है। फिर है देवबंद ईरान का और कोह सुल्तान ईरान का। भारत का एकमात्र है वो है बेरन आइसलैंड तथा अंत में क्राकाटोआ इंडोनेशिया। ये कुछ ज्वालामुखी है जो कि किस पे है मध्य महाद्वीपीय बेल्ट पर स्थित है। मध्य महाद्वीपीय बेल्ट को अगर हम पढ़ें तो यहाँ आपको स्पष्ट होगा ये पेटी महाद्वीपीय प्लेट्स अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। यानी कि जो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में अभिसरण कर रही थी उस क्षेत्र में ये प्लेट आपको देखने के लिए मिलेगी। यह पेटी कनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है जहां पर परिप्रशांत पेटी से यह क्या हो जाती है मिल जाती है। मुख्यतः यूरोप और एशिया महाद्वीप में विस्तृत है। इस पेटी में हिमालय तथा तिब्बत के पठारी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है हिमालय अभी सारी प्लेट सीमांतों के सहारे स्थित होते हुए भी वहां ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके कई कारण हम वहां पढ़ेंगे जैसे जलवाष्प का कम होना, मेग्मा का कम विकसित होना क्योंकि भारतीय प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से क्षैपित हो रही है तो बहुत ही कम मेग्मा का विकास होता है। समुद्र से दूरी है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा जलवाष्प का विकास कम होगा। तीसरा, धरातल का कमज़ोर होना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ हिमालय मजबूत संरचना है, मजबूत चट्टान है, जो कि औसतन 6000 मीटर की हाइट लेके रखती है। यानी कि 6000 मीटर मोटा है, उसको तोड़कर बाहर आने में ज्वालामुखी पदार्थ जो कम है, वो सक्षम नहीं है, इसलिए वहाँ ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना कि जो मध्यम आद्वीपीय पेटी है, उसमें उन एरिया की, उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता। प्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ ले कि मध्यम आद्वीपीय पेटी के उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाया जाता। तो पहचान आप कर चुके हैं तिब्बत का पठार और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, बाकी मध्यम आद्वीपीय पेटी में ज्वालामुखी का उद्गार होगा। लेकिन हाँ, इस एरिया में अभिसारी गति के कारण बेनी ऑफ ज़ोन, घर्षण और घर्षण के कारण किसका विकास होगा? भूकंप का विकास देखने के लिए मिलेगा और यह क्षेत्र इस क्षेत्र में विनाशकारी घटनाएँ जो है वो घटित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए इटली का एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी, ईरान का कोह सुल्तान देवबंद, भारत का बेरन द्वीप, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और आर्मेनिया अरारात, माउंट एल्ब्रूज काकेशस श्रेणी रूस का भी इसमें हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी यानी कि अभिसारी, अब तक बात कर रहे थे हम अभिसारी की, अब बात करेंगे अपसारी की। यह मेखला उत्तर में आइसलैंड के हेक्ला पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अटलांटिक में बुबेट द्वीप तक विस्तृत है। हालांकि हेक्ला भी इसमें शामिल होता है और जोन माइने भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं जो कि उससे भी उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। उस चीज को थोड़ा सा नोट करना। यहाँ दो प्लेटों के अपसरण के कारण दरार या ब्रंशन का निर्माण होता है। अपसरण मतलब आमने सामने नहीं, ये एक दूसरे के विपरीत गति करे।
जब एक-दूसरे के विपरीत गति करेगी तो बीच में किसका विकास होगा? एक दरार का विकास होगा और उस दरार में ही क्या आ जाएगा? बेसाल्ट निर्मित संरचना ऊपर की ओर प्रकट होगी और उसका क्या हो जाएगा? जमाव होगा। इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से मध्य अटलांटिक कटक का क्या हुआ है? विकास हुआ है। बेसाल्टिक लावा ऊपर प्रकट होता है और इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से मध्य अटलांटिक कटक का विकास हुआ है। यह अंग्रेजी के अक्षर एस के रूप में विस्तृत है या प्रतीत होता है। प्रमुख ज्वालामुखी यहाँ के हैं आइसलैंड में लोकी, हेल्गाफेल और हेक्ला। ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। लोकी, हेल्गाफेल और हेक्ला। ज्वालामुखी द्वीप है एजोर्स, सेंट हेलेना, ट्रिस्टन दा कुना, लेसर एंटिलीज, ठीक है, लेसर एंटिलीज जो कैरिबियन सी के आसपास है। जान माइन सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये यहाँ पर है जान माइन। चलें, देखते हैं। अब यहाँ आपको फिर से वही चीज़ बताई गई है कि ये आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जिसमें जान माइन ये द्वीप है। इसके अलावा ये हमारा पास है कौन-सा? आइसलैंड। आइसलैंड में लोकी, हेल्गा फेल और हेक्ला। तो हेक्ला से शुरू करेंगे और बुबेट द्वीप तक इसका क्या है? विस्तार माना जाता है। इस बुबेट द्वीप तक, कुछ किताबों में लिखा मिलेगा आपको अरेबस तक। एक्चुअल में वो अरेबस नहीं है, वो बुबेट द्वीप है। ध्यान रखने का इस बात को। तो लोकी, हेक्ला और हेल्गाफेल यहाँ 3 ज्वालामुखी हैं। इसके बाद है एजोर्स द्वीप है यहाँ पर, जो स्पेन के थोड़ा-सा इस तरफ आएँगे आप, तो आपको मिल जाएगा। सेंट हेलेना द्वीप और ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप, अंत में बुबेट द्वीप। तो ये है अपसारी सीमांत के सहारे निर्मित ज्वालामुखी दरारी उद्गार और यहाँ पर किसका विकास होगा? मध्य महासागरीय तटक का विकास होगा। किसके कारण? मध्य अटलांटिक प्लेट के कारण। अंत में हम देखेंगे अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वल्केनिज्म देखेंगे। ये ज्वालामुखी प्लेट के अंदर स्थित है, जिनकी उत्पत्ति का कारण गर्म स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। ये गर्म स्थल स्थिर होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि गर्म स्थल सदैव क्या होगा? स्थिर होगा। कल ही बात हुई थी इस बारे में कि ज्वालामुखी क्रिया करेगी, लेकिन जो हॉटस्पॉट है, हॉट ज़ोन है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट एक ही जगह पर बना रहेगा। प्लेटों के गतिशील होने के कारण ज्वालामुखी प्लेटों के साथ भ्रमण करते हैं एवं गर्म सतल से स्थल से दूर हटते जाते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी की एक रैखिक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसके एक छोर पर सबसे पुराने और दूसरे छोर पर सबसे नए ज्वालामुखी अवस्थित होते हैं। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार होता रहेगा, तो जैसे-जैसे वो दूर चला जाएगा, तो वो पुराना होता जाएगा और समीप वाला क्या होता चला जाएगा, नया जो उद्गार है वो होता चला जाएगा। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी प्रशांत प्लेट के आंतरिक भाग में उदाहरण क्या है? मोना लोवा, इसी का एक उदाहरण माना जाता है। इसी तरह से अफ्रीकी भ्रंश घाटी के ज्वालामुखी किलिमंजारो, मेरू, केन्या, एल्गन, विरुंगा, रंगबी या रंगबी जिसको आप कहते हैं, रांगबी जिसको हम कहते हैं, ये सभी क्या है? अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के उदाहरण। अब ये ज्वालामुखी अगर हम देखने हो, तो ये आपके अफ्रीकी भ्रंश घाटी है और अफ्रीकी भ्रंश घाटी के कुछ इंपोर्टेंट ज्वालामुखी में जैसे तंजानिया का किलिमंजारो हो गया, माउंट रंगबी, केन्या, एल्गन, विरुंगा, कैमरून, जो कि पश्चिमी अफ्रीका की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सी है? कैमरून है। फिर है माउंट मेरू। ये सभी के सभी ज्वालामुखी है जो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है वर्तमान दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है और फिलीपींस का मोना लोवा आपने उदाहरण देख लिया। तो ये हमारे होते हैं ज्वालामुखी के विश्व का वितरण। अब अगर आपसे कह दें ज्वालामुखी विश्व वितरण को समझाइए, तो आपको कुछ इस प्रकार से समझाने की कोशिश करनी है। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपको एक वर्ल्ड मैप बनाना है और उस वर्ल्ड मैप में आपको उन सभी ज्वालामुखी पेटियों को रिप्रेज़ेंट करना है, जो हमने अभी पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर हमारे पास है, जो कि प्रशांत प्रशांत क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अरेबस से शुरू होगा और अरेबस से एंडीज़, रॉकीज़ होते हुए अलास्का, अलास्का से जापान, फिलीपींस होते हुए पूर्वी द्वीप समूह से मिल जाएगा, तो ये है रिंग ऑफ फायर। किस किनारे के सहारे है? तो हम कहेंगे अभिसारी, अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे इसका निर्माण हुआ। दूसरा हमने पढ़ा मध्य महाद्वीपीय जो कि कनारी आइसलैंड से शुरू होगी और ये संपूर्ण जो महाद्वीपों के मध्य से प्रवाहित होती हुई अंत में पूर्वी द्वीप समूह के पास जाकर मिल जाएगी परिप्रशांत पेटी में, परिप्रशांत मेखला। इसके ऊपर के जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, वो कोहब सुल्तान, देवबंद हो गए ईरान के, ठीक है? भारत में बेरन आइसलैंड हो गया, कराकटोवा इंडोनेशिया का हो गया, स्ट्रोम्बोली, एटना, वेसुवियस, ये इटली के कुछ ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरी हमारे पास पेटी है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी का आपको पता है कि आइसलैंड से शुरू होगी और भी ऊपर जाना हो तो जोन माइन करके सुदूर पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी में ही इसका है। अब उत्तर पश्चिम में आप क्यों कहेंगे? कि 0 डिग्री यहाँ से निकल रही है उसके पश्चिम में ही स्थित है भाई। तो थोड़ा-सा इसको ध्यान रखना कि 0 डिग्री के पश्चिम में से इसलिए इसको उत्तर पश्चिम कह रहे हैं।
तो उत्तर-पश्चिम में स्थित है जोन माइन और जोन माइन से लेकर कहाँ तक जाएगी? ये बुबेट द्वीप तक जाएगी और बुबेट द्वीप तक जाने पर ये किस अक्षर के समान दिखेगी? अंग्रेजी के अक्षर एस के समान दिखेगी। इसे हम कहते हैं अपसारी प्लेट समेत सारे निर्मित मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति इसी के सहारे होगी। या अपसारी गति के कारण इस प्रकार का उद्गार आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है जो इंट्रा प्लेट है जिसमें एक तो अफ्रीकी ब्रंज घाटियाँ हमने रंगदी, बारूंगी, मेरू, किलिमंजारो, केन्या आदि के बारे में पढ़ा। तो ये सारी की सारी ज्वालामुखी यहाँ मिलेगी। इसके साथ-साथ हवाई द्वीप का मोना लोआ भी इसी प्रकार के ज्वालामुखी का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। ये हो गई हमारी ज्वालामुखी का विश्व वितरण। अब छोटी-छोटी बातें रही है कि ज्वालामुखी के कुछ गौण रूप होते हैं, यानी कि मैग्मा बाहर नहीं आता लेकिन मैग्मा के अलावा बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे गर्म पानी का बाहर आना। तो ये हमें पढ़ना है सबसे पहले गौण रूप में नाम आता है केसर का या गीज़र जिसको हम कहते हैं। यह एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है, जो कि समय-समय पर अपने मुख से गर्म जल के फुहारे एवं वाष्प को छोड़ता है। गैसर तथा गर्म जल स्रोत समान होते हैं परंतु एक से नहीं होते, यानी कि दोनों ही गर्म जल के सोर्स हैं, दोनों में पानी गर्म आएगा, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर भी पाया जाता है। आपसे भी कह दें कि जल सोर्स, गर्म जल सोर्स या गर्म जल स्रोत और गैसर की तुलना करें तो हम तुलना कर सकते हैं, हालाँकि दोनों क्या है गर्म जल के सोर्स हैं। लेकिन दोनों एक से जैसे नहीं है क्योंकि एक में निरंतर गर्म पानी निकलता रहेगा, वहीं जो गैसर है उसमें एक निश्चित अंतराल पर पानी निकलेगा और वो भी फुहार के रूप में निकलेगा। तो ये थोड़ा अंतर है वो ध्यान रखना। गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकलता रहता है या इस क्रिया में कोई अंतराल नहीं होता। वहीं गैसर एक अंतराल के बाद गर्म जल तथा वाष्प को फुहार के रूप में ऊपर की ओर उछालता है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में वाय मांगू गैसर, आइसलैंड का ग्रैंड गीजर, संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ये नाम पूरा है ओल्ड फेथफुल गीजर जो कहाँ है यूएसए में। तो कुछ गेसर आपको याद हो गए हैं जैसे वाई मांगू गेसर कहाँ का है न्यूजीलैंड का, ग्रैंड गीजर कहाँ का है आइसलैंड का, यूएसए का है येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित यंग फेथफुल गीजर जो कि कहाँ पर है आपके यूएसए में स्थित। जो ये गीजर है फेथफुल गीजर जो 1 मिनट के अंतराल में गर्म जल क्या करता है निष्कासित करता है। तो ये आपको दिख रहा होगा गीजर है, ये कुछ इस प्रकार से जो निकलेगा डाइव के संपर्क में जैसे ही पानी आएगा, तो ये जलवाष्प बनेगा और ये फुहार के रूप में पतली नलिका के रूप में निकलेगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा फुहार इससे बन रहा है, ये है गीजर। नेक्स्ट है धुआँरें, ह्यूमेरोइड्स। तो धुआँरें क्या होते हैं? ऐसे छिद्र होते हैं जिनके सहारे गैस तथा वाष्प उत्सर्जित होते हैं। दूर से देखने में प्रतीत होता है जैसे जोरे से धुआँ ही धुआँ निकल रहा हो। इसी कारण इन्हें धूम्र छिद्र या धुआँरें कहा जाता है। तो कथन कांड वाला क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। कारण जहाँ आगे कथन कांड लगा देंगे। फिर है जब ज्वालामुखी से लावा, राख एवं विघटित पदार्थ निकलना बंद कर देते हैं, यानी कि ज्वालामुखी अब प्रक्षुब्ध या शांत हो चुका है। तो कभी-कभी अवकाश के बाद गर्म वाष्प तथा गर्म गैसें क्या होती हैं? निकलती हैं। गर्म वाष्प निकलेगी और गर्म गैसें निकलेगी, ये थोड़ा-सा ध्यान रखें। जल वाष्प निकलेगी और गैसें निकलेंगी। सॉरी, उदाहरण के लिए अलास्का में कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में अलास्का का कौन-सा? कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में हज़ारों धुआँरें एक साथ मिलते हैं। अतः इसे 10 सहस्त्र धूम्र घाटी ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहते हैं। तो आपसे कहेगा वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहाँ है? तो हम कहेंगे अलास्का में है। अलास्का में कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में है। और होता क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद इस ज्वालामुखी से ज़ोरों से धुआँ और गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलती है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि धुआँ ही धुआँ निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? धुआँ कहते हैं। सफल तारा क्या है? सफल तारा भी धुआँरा ही है, लेकिन ध्यान ये देना कि सफल तारा में सल्फर निकलता है, गंधक निकलता है। तो धुआँरे के साथ-साथ साथ वाष्प या गैस के साथ कुछ खनिज भी निश्चित होते हैं, जिनमें से गंधक की प्रमुखता होती है। ऐसे द्वारा जिनमें से अधिक मात्रा में गंधक निकलता है, उन्हें गंधकीय धुआँरे या सोफल तारा की संज्ञा दी जाती है। तो एक शब्दावली है सोफल तारा, इसको थोड़ा ध्यान रखें। गर्म जल स्रोत आपको पता लग ही गए हैं, स्प्रिंग जो है आपको पता लग ही गई है कि निरंतर पानी जो है वो निकलते रहना चाहिए। बात करेंगे ज्वालामुखी और मानव की, तो ज्वालामुखी और मानव के बीच में एक अंतर संबंध है, जिसमें कुछ ज्वालामुखी के लाभ आपको दृष्टिगोचर होंगे, तो कुछ हानियाँ दृष्टिगोचर ज़रूर होते हुए नज़र आएँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। किसकी बात करनी है भैया? लाभ की बात करते हैं कि ज्वालामुखी से क्या लाभ हो सकता है? तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व की भांति कार्य करती है, जो भूगर्भ की में होने वाली बड़ी हलचलों को कम करती है।
यानी कि हम सभी को पता है कि भूगर्भ में गहराई में जानेंगे तो तापमान बढ़ेगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ बढ़ेंगे, दाब बढ़ेगा तो मैग्मा और चट्टानें पिघलना शुरू करेंगी। जब चट्टानें पिघलना शुरू करेंगे तो मैग्मा का विस्तार बहुत तेज हो जाएगा। यदि दरार ना मिले तो मैग्मा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन घड़ा एक दिन जब फुल हो जाता है तो वो फटता है। तो ऐसा ही यहाँ होगा, जब बहुत ही ज़्यादा वो मैग्मा भर जाएगा तो बहुत ही विनाशकारी प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वहीं बीच-बीच में उद्गार कैसा हो, दरारी उद्गार होता रहे, तो क्या होगा कि वो हल्का हो जाएगा और वो सुरक्षा बॉल की तरह हमारे लिए काम करेगा। भूगर्भ की आंतरिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होना। हमने पढ़ा था कि आंतरिक संरचना जानने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। आप ज्वालामुखी के गहराई में जाकर या उससे द्वारा निर्मित चट्टानों का अध्ययन करके बता सकते हैं कि भाई गहराई में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। उपजाऊ मृदा, काली मृदा का निर्माण में सहायक यानी कि बेसाल्ट जो पठार है, पठार जो बनेंगे तो जब टूटेंगे, प्रक्षापतन डेनुडेशन प्रोसेस लगेगी, तो काली मिट्टी का विकास करेंगे और ये काली मिट्टी जो है, कपास की कृषि के लिए, सोयाबीन, अफ़ीम आदि-आदि जो फसलें हैं, जो व्यापारिक फसलें हैं, उनके लिए क्या है महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर बहुमूल्य खनिज तत्वों की प्राप्ति होना लाइक सोना, हीरा इन सब की भी इसमें क्या होती है प्राप्ति होती है। भूतापीय विद्युत उत्पादन में सहायक कि भाई जो ज्वालामुखी है वो भूतापीय एनर्जी जनरेट करने में सहायक है या यूँ एक शब्द में लिखें तो अक्षय ऊर्जा जनरेशन में सहायक है। पर्यटन हेतु अति सुंदर और मनमोहक स्थलों का विकास करना यानी कि जो झील है, जो क्रेटर है वो कभी न कभी टूट के क्या बनेगा काल्डेरा। जब काल्डेरा बनेगा तो उसमें पानी इकट्ठा यानी कि झील बनेगी और झील के इर्द-गिर्द बहुत सारी जैव विविधता और सुंदर दृश्य देखने के लिए आपको मिलेंगे, तो पर्यटन के लिए भी ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है। सिंचाई हेतु काल्डेरा झीलों का निर्माण होता है, अतः उनसे सिंचाई के लिए पानी भी मुहैया करवाया जाता है। तो ये सभी लाभ हैं। लेकिन हानियों में बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाला विनाश एक प्रमुख हानि है। विश्ववीय उद्भेदन से पेम्पियाई और हरकुलिनियन नगर नष्ट हो गए थे, ये इसका उदाहरण बताया गया है कि पूरी तरह से क्षण भर में जो नगर है, वो नगर के नगर क्या हो गए, नष्ट हो गए। किसके चपेट में आने के कारण? ज्वालामुखी लावा के चपेट में आने के कारण। प्राचीन सभ्यताओं का नष्ट होना, मान लेते हैं किसी एरिया में प्राचीन सभ्यता जो है निवास कर रही है या कोई आदिवासी निवास कर रहे हैं या फिर मान लेते हैं कोई पुरातात्विक स्थल ही क्यों ना हो। और जब लावा आएगा तो उसका जमाव होगा और वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी नीचे दब जाएगी और उनका विनाश भी होना स्वाभाविक है। लावा, भूकंप की उत्पत्ति और उनसे विनाश। अब जब मेग्मा उद्गार होगा, जब ज्वालामुखी आएगी, तो गर्जन के साथ आएगी और गर्जन के कारण क्या होने वाला है कि भूकंप, कंपन उत्पन्न होंगे और भूकंप का निर्माण होगा और भूकंप होंगे तो अत्यधिक विनाश भी होगा। समुद्र की तलहटी में विस्फोट से जलीय जैव विविधता का विनाश और साथ ही साथ में सुनामी का खतरा। जहरीली गैसों के कारण वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट भी उत्पन्न होगा। और जो जहरीली गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि से क्या होगी अम्लीय वर्षा को ये उत्पत्ति कर सकता है, अम्लीय वर्षा को आविर्भावित कर सकता है या अम्लीय वर्षा को जन्म दे सकता है। तो ये है मानव और ज्वालामुखी के बीच अंतर संबंध, कुछ लाभ हैं, तो कुछ इसकी हानियाँ भी आपको दिखाई दे रही होगी। देखेंगे हाल ही में हुई ज्वालामुखी विस्फोट, तो आप ये वाली चीज़ें याद करेंगी और साथ-साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस चीज़ को अपडेट करते रहना है न्यूज़ में आने वाले ज्वालामुखी से, करंट अफ़ेयर में आने वाले ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से। हमें इस चीज़ को जो है अपडेट करते रहना है। दूसरा बहुत सारे ज्वालामुखी से काल्डेरा बन चुके हैं और उन काल्डेरा को विश्व विरासत स्थल, रामसर साइट इन सब का दर्जा भी मिल रहा है। तो वो जो काल्डेरा है वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक अंतिम जो चीज़ रहती है वो रहती है कूट ज्वालामुखी। एक शब्द है कूट ज्वालामुखी, यानी कि होता क्या है? यहाँ हम अब तक क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रिया होगी, मैग्मा बाहर निकलेगा, खड्डा बनेगा। कूट ज्वालामुखी का आशय है कि यहाँ ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो रही, लेकिन खड्डा बन रहा है, क्रेटर बन रहा है और वो क्रेटर कैसे बनेगा? तो यदि आकाश से कोई उल्कापिंड आके धरातल पर टकराए तो किसका विकास होगा? एक क्रेटर का विकास हो जाएगा। या अर्थ मूवमेंट की क्रिया के दौरान कोई खड्डा हो जाए, उससे भी क्या होगा? एक क्रेटर का विकास हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो बनेगा उसको हम क्रेटर तो कहते हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बना इसलिए इसको क्या कहते हैं? कूट ज्वाला कूट ज्वाला। देख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कौन-कौन से रहे हैं, तो एटना जो कि सक्रिय है, इटली का है। मेरापी ये इंडोनेशिया का है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। लेवोटोबी इंडोनेशिया का, ताल फिलीपींस, वकारी न्यूज़ीलैंड। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें अपने को ऑलरेडी याद है, ये इम्पोर्टेंट वकारी आ गया है। क्रिस्मी की रूस का, किया हुआ यूएसए का, किला हुआ यूएसए का, माउंट डुकोनो हल माटेरा द्वीप इंडोनेशिया का, कान लाओन फिलीपींस का, पुआस कोस्टा रिका का, हेली गुब्बी इथियोपिया का जो कि 12,000 वर्ष के बाद उसमें क्या हुआ उद्गार हुआ है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का, पोपा काटेपेल मेक्सिको का और उकान जापान का।
ये सभी प्रमुख ज्वालामुखी जिनमें उद्गार हुआ और अब आगे जब भी आपको अपडेट करना हो तो इस साइट पे जाके आप अपडेट कर सकते हो कि विश्व में हाल ही में किस प्रकार के ज्वालामुखी का क्या हुआ उद्गार हुआ है और कितना क्या कुछ विनाश हुआ है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर समाप्त। आज का क्या ज्वालामुखी का पूरा चैप्टर ही समाप्त हो चुका है। तो ये हमारा ज्वालामुखी का तीसरा भाग रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हो सकता है स्पीड थोड़ी-सी ज़्यादा रही हो, लेकिन सीधी-सीधी बातें थी और कुछ एक डायग्राम आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप ज्वालामुखी के बारे में लिख पाएँगे, समझ पाएँगे और आंसर राइटिंग कर पाएँगे। तो एक बार फिर से आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखें, अपने नोट्स बनाएँ, अच्छी किताबों से नोट्स को वापस से मैच करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय